हेलो दोस्तों, मैं कैमरा भरत आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कल हमने तटीय राज्य भी पढ़ लिए थे, भारत के तटीय राज्यों के बारे में जान लिया था। और आज हम जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। आज पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को उच्चाउच के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों को उच्चाउच के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उच्चाउच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर तो भारत के भौतिक प्रदेशों को उच्चावच के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से? पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है? तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ पे है। तो इसमें आता है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय, इधर आता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो उच्चावच के आधार पर ये है। तो ये इस भाग को बोला जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान। तो यहाँ से गुजरात से लेकर और ये जो भाग है ये उत्तर के विशाल मैदान में आता है। उत्तर का विशाल मैदान ये है, उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये वाला भाग प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आता है। भारत के ये भाग प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग। पठारी प्रदेश। इसके बाद में चौथे नंबर का आता है तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश में आपको पता है ये तटीय प्रदेश हैं, ये वाले ये चौथे में आते हैं तटीय प्रदेश। तो ये तो थे उच्चाउच के आधार पर। उच्चाउच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। उच्चाउच के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। अब इसके बाद में धरातल के आधार पर इनको पांच भागों में बांटा गया है। उच्चाउच के अगर आपसे पूछे कि उच्चाउच के आधार पर भारत के क्षेत्रफल को कितने भागों में बांटा गया है, तो चार भागों में बांटा गया है। और अगर वो धरातल के आधार पर पूछ ले तो पांच भागों में बांटा गया है। धरातल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पांच भागों में बांटा गया है धरातल के आधार पर। तो धरातल के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है। अब पांचवा भाग कौन सा है? तो पांचवा भाग है राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको अलग कर दिया गया है यहाँ से। ये पांचवा भाग है राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में एनसीईआरटी ने इसको छह भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी ने कितने भागों में बांटा है? छह भागों में बांटा है एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी ने इसे छह भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार कितने भागों में बांटा है? छह भागों में। तो पांच भाग तो यही है। इसके बाद में छठा भाग है द्वीपीय प्रदेश। तो द्वीपीय प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भाग छठे भाग में आते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार छह भागों में बांटा गया है। तो ये भारत के प्रदेश हमने छह भागों में बांट लिए हैं। इसके बाद में अब पढ़ते शुरू से। तो जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में पढ़ेंगे आज। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, एक अलग पेज ले लेता हूँ मैं, इसको इधर कर लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यहाँ पे लिख लेते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों, अब वो कौन कौन से हैं दो भाग? पहला है हिमालय और दूसरा है ट्रांस हिमालय। कौन कौन
कौन कौन सा? हिमालय और ट्रांस हिमालय दो भागों में बांटा गया है। हिमालय दो भागों में बांटा गया है। किसे? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय और दूसरा है ट्रांस हिमालय। इसके बाद में हिमालय को भी तीन भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं वो तीन भाग? तो हिमालय को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन से? पहला है महान हिमालय, महान हिमालय। पहला कौन सा है? महान हिमालय। दूसरा है मध्यम, मध्य या फिर लघु हिमालय, मध्यम या लघु हिमालय। और तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये तीन भाग हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला भाग है, जो सबसे ऊपर वाला भाग ये बताया था मैंने। तो यहाँ का ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है जम्मू कश्मीर का, और इधर ऊपर ऊपर का, तो ये तो आता है महान हिमालय में। मध्यम हिमालय में उसके नीचे वाली चोटी आती है, मतलब दक्षिण की, उसके जस्ट नीचे की। और शिवालिक हिमालय में आती है नीचे नीचे की, ये वाली चोटियाँ आती हैं। इसके बाद में ट्रांस हिमालय को भी चार भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से चार भाग है वो चार भागों में बता देता हूँ। पहला है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पहली है काराकोरम श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरी है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और चौथा है कैलाश पर्वत। कौन सा है? कैलाश पर्वत। तो ये है, हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत के उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, हिमालय और ट्रांस हिमालय। हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है वापस, महान हिमालय, मध्यम या लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। इसके बाद में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को भी चार भागों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये तीनों है जम्मू कश्मीर में। और जो ये कैलाश पर्वत है ये है तिब्बत में आता है। अब सबसे पहले इनमें से हिमालय चालू करेंगे, हिमालय पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हिमालय, हिमालय, हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति, भारत में हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? भारत में हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। इसलिए 33 सागर को क्या कहा जाता है? हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थली भी कहा जाता है। गर्भगृह, गर्भगृह या जन्मस्थली, जन्मस्थली किसको कहा जाता है? ये 33 सागर को कहा जाता है हिमालय की उत्पत्ति की है इसे। और हिमालय की उत्पत्ति आज से लगभग आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। किस काल में हुई थी? टर्सरी काल में हुई थी। इस काल में हुई थी? टर्शियरी काल में हुई थी हिमालय की उत्पत्ति। आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और हिमालय की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत दिया था? सर्वमान्य सिद्धांत वो कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी की। कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पर हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। वैज्ञानिकों ने इसे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दिया गया है, प्लेट विवर्तनी की। तो ये याद रखना आपको कि ये कौन से सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, कौन से इसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो ये पूछता है। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ये 1960 में हैरी हेंस ने बताया था। किसने बताया था? हैरी हेंस ने बताया था। ये हैरी हेंस ने बताया था 1960 में कि इसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनी के माध्यम से हुई है। इसके बाद में हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट, एक तो है इंडियन प्लेट और एक है यूरेनियम प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट के टकराने से हुई है। इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट, यूरेनियम प्लेट के
टकराने से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट के टकराने से हुई। अब कैसे हुई है? जैसे दो प्लेट है ये, अब ये दोनों टकराएगी, तो टकराएगी तो क्या होगा, दोनों जोर लगाएंगे तो ऊपर जाएंगी धीरे धीरे। ये जिसे जोर लगाई जैसे ऊपर जाएंगी, दोनों दोनों तरफ से जोर लगाएंगे तो ऊपर जाएंगी। तो ऐसे हिमालय की उत्पत्ति मानी गई है, एक तो इंडियन प्लेट के टकराने से और एक यूरेनियम प्लेट के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब हिमालय की आकृति, तो हिमालय की आकृति कैसी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय की आकृति कैसी है। तो हिमालय, जैसे ये भारत का मैप है, तो हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से है? यहाँ से जम्मू कश्मीर से ऐसे करते ऐसे करते करते हुए ये है, ये है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये कैसा दिख रहा है? ये अर्धचंद्राकार, मेरे को तो अर्धचंद्राकार लग रहा है। तो इसमें कुछ नाम देते हैं, कैसा लग रहा है? पहला देते हैं अर्धचंद्राकार। कैसी लग रही है हिमालय की आकृति? कैसी है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। दूसरा है, और कैसी लग रही है? तलवार के समान। तलवार भी तो ऐसी होती है, तो तलवार के समान, तलवार के समान। इसके बाद में धनुषाकार, तो धनुष भी ऐसा ही होता है ना? होता है ना? तो तीसरा लिख लेते हैं अपन धनुषाकार, धनुषाकार। और चौथा उन्नत, उन्नतधार, यानी कि ऐसा तिरछा हुआ, उन्नतधार, उन्नतधर। इसके बाद में हिमालय पर्वतमाला, अब बताया आपको 7 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, और जो कि अपने राजस्थान में भी है एक अरावली पर्वतमाला, उसकी उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष करोड़ पूर्व हुई थी? 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये तो 7 करोड़ वर्ष पूरी हुई, मतलब ये तो अभी अभी बनी है, और ये 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। तो ये क्या है? नवीनतम है। क्या है? नवीनतम है। तो हिमालय की नवीनतम बलीतीय पर्वतमाला है। हिमालय की उत्पत्ति से नवीनतम बलीतीय पर्वतमाला है। नवीन है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नवीनतम, नवीनतम बलीतीय, बलीतीय यानी घुमावदार, बलीतीय, बलित पर्वतमाला, पर्वतमाला। हिमालय की उत्पत्ति कैसी है? नवीनतम है और बलीतीय पर्वतमाला है। और सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से हिमालय विशाल भंडार है। जैव विविधता सर्वाधिक यहाँ पे हिमालय में ही पाई जाती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैव विविधता की दृष्टि से हिमालय विशाल भंडार है। जैव विविधता, विविधता की, तो जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक भंडार है इसमें। अब इसके पाठ पढ़ते हैं, ये तो है हिमालय की डिटेल। तो हिमालय की डिटेल के बाद में चलते हैं महान हिमालय। इसको हमने 3 भागों में बांटा था ना, कौन कौन से में? एक तो महान हिमालय में, एक लघु या मध्य हिमालय में, और एक शिवालिक हिमालय में। 3 भागों में बांटा था इसको। ये यहाँ पे ये 3 भागों में बांटा था, महान हिमालय, मध्य एवं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब सेकंड नंबर का पार्ट चलता है हिमालय। ये तो हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी है हमने। अब महान हिमालय, इसके बारे में पढ़िए। महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। महान हिमालय में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, क्या क्या आता है, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ महान हिमालय। हिमालय, महान हिमालय। तो इसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के और भी उपनाम है। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? एक तो ग्रेट हिमालय कहा जाता है इसे, और एक बड़ा है, सबसे बड़ा है महान हिमालय, तो इसे वृहत हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेट हिमालय। तो महान हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। दूसरा है वृहत हिमालय, वृहत हिमालय। और हिमाद्री, यहाँ पे सदाबहार बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है ना, इसीलिए हिमाद्री। हिम किसको बोलते हैं? बर्फ को बोलते हैं। तो हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री। 3 नामों से महान हिमालय को जाना जाता है। अब इसकी औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6500 मीटर। कितनी है? 6500 मीटर। वैसे अधिकतम तो है, अधिकतम तो 8848 मीटर है। किसकी? ये है माउंट एवरेस्ट की। और कम से कम भी बहुत है। तो औसत है, औसतन कितनी है? 6500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई
है, सॉरी 65 नहीं, 6100 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। इसके बाद में यहाँ पर वर्ष भर बर्फ गिरती है। कहाँ पे? महान हिमालय में वर्ष भर बर्फ गिरती है, हिमाद्री बोला था, है ना, इसलिए वर्ष भर बर्फ गिरती है, तो इसको बर्फ का घर भी कहते हैं। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? बर्फ का घर, बर्फ का घर भी कहा जाता है, घर भी कहा जाता है इसको, महान हिमालय को, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ गिरती है, और वर्ष भर बर्फ गिरती है तो बर्फ का घर कहा जाता है। अब यहाँ पे जहाँ पर सदा बर्फ गिरती है वो तीर्थ स्थल भी है, जहाँ पर हमेशा ही बर्फ गिरती है तो तीर्थ स्थल भी है। तो कौन कौन से तीर्थ स्थल आएंगे महान हिमालय में? तो महान हिमालय के तीर्थ स्थल यहाँ पे देखेंगे, महान हिमालय के तीर्थ स्थल तो जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर राज्य में तो पड़ता है अमरनाथ, अमरनाथ यहाँ पे बर्फ गिरती है जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे बर्फ गिरती हो। इसके बाद में उत्तराखंड, कौन सा? उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में एक तो है केदारनाथ, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ गिरती हो, केदारनाथ। दूसरा है बद्रीनाथ, और तीसरा है जोशीमठ, जोशी मठ। ये 3 स्थान है जहाँ पर वर्ष भर बर्फ गिरती है। ये तो ये बर्फ वाले स्थान, तीर्थ स्थल। अब इसके बाद में हिमालय में चोटियाँ भी तो होंगी, तो चोटियाँ भी हैं हिमालय में, तो चोटियाँ इस वाले मैप में चोटियाँ दर्शाते हैं हम। ये तो यहाँ पे तो पढ़ा था हमने जम्मू कश्मीर, क्या पढ़ा था? जम्मू कश्मीर पढ़ा था। तो जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, कौन सा? एक पर्वत है जम्मू कश्मीर में, कौन सा? नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं है। इसके बाद में उत्तराखंड, तो यहाँ पे ये उत्तराखंड है, ये यहाँ पे इस पार्ट में, तो उत्तराखंड में भी 3 पर्वत है। अब उत्तराखंड के 3 पर्वत है, तो 3 पर्वत यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे पहला है कामेत पर्वत, कामेत पर्वत। दूसरा है त्रिशूल पर्वत, और तीसरा है नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है कि ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है, तो ये है नंदा देवी पर्वत। और 3 पर्वत हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, कौन कौन से? एक तो कामेत पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत। इसके बाद में उत्तराखंड के बाद में यह चला गया नेपाल, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में तो आ ही नहीं रहा हिमालय, महान हिमालय की चोटी उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। नेपाल, तो यहाँ पे नेपाल लिखते हैं, नेपाल देश है ना यहाँ पे, नेपाल। तो नेपाल में भी 4 पर्वत पड़ते हैं इसमें, ये है नेपाल और ये है भूटान, कर देते हैं भूटान। तो नेपाल में भी इसमें 4 पर्वत आते हैं। पहला है धौलागिरी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? धौलागिरी पर्वत। दूसरा है अन्नपूर्ण, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत। तीसरा है माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और चौथा है मकालू, मकालू पर्वत। इसमें सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट है, मकालू पर्वत। अब वैसे तो यहाँ पे 5 पर्वत है, लेकिन जो गौरी शंकर है, गौरी शंकर, ये माउंट एवरेस्ट का ही उपनाम है। गौरी शंकर किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट को ही बताते हैं वैसे तो गौरी शंकर, लेकिन 5 बताए हैं, ऐसे तो 5 बता रहे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है, तो 5वां लिख लेते हैं, अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, गौरी शंकर। कुछ तो गौरी शंकर को अलग बताते हैं और कुछ इसी का भाग मानते हैं, किसी का माउंट एवरेस्ट का ही भाग मानते हैं गौरी शंकर को। इसके बाद में चलते हैं सिक्किम में, कौन सा? सिक्किम। तो सिक्किम ये भारत में आता है, तो सिक्किम में भी एक पर्वत है, कौन सा? कंचनजंगा,
कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये हिमालय का तो सबसे, भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। और अगर भारत का पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, तो ये है कंचनजंगा। और अगर भारत की पूछी जाए तो केटू है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक पर्वत है, नामचा बरवा। कौन सा पर्वत? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत। ये महान हिमालय में है, भारत में आते हैं और महान हिमालय में पर्वत है। अब इसके बाद में माउंट एवरेस्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो अब माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, इसको इधर सरका देते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, इधर रख देते हैं इसको। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? मैं अभी बताई थी मैंने, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पे? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई, अब एनसीईआरटी के अनुसार तो 8,848 मीटर है, लेकिन ऐसा बता रहे कि ये वर्तमान में 8,850 मीटर हो गई है। अब ये 50 कैसे हो गई है? ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि बढ़ रही है। हाँ, तो ये बढ़ रही है। जब प्लेट विवर्तन नहीं होता है, इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट अभी भी टकरा रही हैं, तो अभी भी यह बढ़ रही है। साल में 1 इंच, साल में 1 इंच इसकी ऊंचाई बढ़ती है। किसकी? हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उसकी ऊंचाई साल में 1 इंच बढ़ती है, 1 इंच। तो अभी भी ये बढ़ रही है। तो इसकी ऊंचाई हो गई है 8,850 मीटर वर्तमान में, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में 8,848 मीटर ही दी गई है, मीटर मीटर दी गई है। इसके बाद में ये विश्व की जो माउंट एवरेस्ट है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी कौन सी? ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसे नेपाल में और नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था अभी ये। तो इसके और भी नाम है, सागर माता या गौरी शंकर। मैंने बताया था गौरी शंकर या सागर माता, गौरी शंकर भी इसका ही नाम है। और ये तिब्बत में चोमोलुंगा, ये एक और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? चोमोलुंगा कहा जाता है। चोमोलुंगा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगा का क्या अर्थ होता है? पर्वतों की रानी। अब माउंट एवरेस्ट पर भारत सबसे पहले विश्व की एक महिला चढ़ी थी। कहाँ की थी? वो जापान की थी और 1975 में चढ़ी थी। कहाँ की थी? जापान की थी, 1975 में चढ़ी थी। कौन थी? झुमको तेबई, झुमको तेबई जो कि जापान की थी और 1975 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली महिला थी जिसने जीत फतेह की है। इसके बाद में भारत की, तो भारत ने भी 1984 में, लगभग 9 साल बाद, भारत में 1984 में बचेंद्री पाल, भारत की महिला थी बचेंद्री पाल, जिसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जीत फतेह की है। अब इसके बाद में चलते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा पर्वत ये कहाँ पे है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत के सिक्किम राज्य, मैंने बताया था ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये भारत का सिक्किम राज्य और कंचनजंगा। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। मैंने बताया था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये लिख रखा K2 है भारत की। अगर वो पूछे कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है कंचनजंगा। अब कंचनजंगा की ऊंचाई, तो कंचनजंगा की ऊंचाई है, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,791 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,791 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,791 मीटर है। अगर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो फिर ये आएगी कंचनजंगा। और अगर महान हिमालय की पूछी जाए, तो महान हिमालय की पूछी जाए, अगर भारत की पूछी जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगर हिमालय की पूछी जाए तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की दूसरी चोटी, वैसे तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय की पूछी जाए तो हिमालय की कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। अब
यहाँ पे सिक्किम में एक कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य? कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ये भी सिक्किम में पड़ता है, कंचनजंगा कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसको 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है? 17 जुलाई 2016 को विश्व की यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया है। तो विश्व यूनेस्को, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कर लिया है। कब किया था? 17 जुलाई 2016 को इसको कंचनजंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में अपने शामिल कर लिया है। इसके बाद में चलती हैं नंदा देवी। अब ये नंदा देवी कहाँ पे है? मैंने बताया था उत्तराखंड में, नंदा देवी पर्वत ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? ये नंदा देवी क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई जरूर याद रखना, इनकी ऊंचाई। तो ऊंचाई इसकी 7,817 मीटर। किसकी? नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। कल पढ़ेंगे हम हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे कल हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। और वैसे मैं इन सभी का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, वहाँ से इनको देख लेना, डाउनलोड कर लेना और 2-3 बार इनको देख के रिवाइज कर लेना। अगर आप देख के मैप को देख के याद करते हो तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड करके इनको देख लेना। धन्यवाद।